नमस्कार। आज है बुधवार 29 अक्टूबर 2025 और वक्त है भारतीय बिजनेस जगत की ताज़ा हलचलों पर एक गहरी नज़र डालने का। जी हाँ। हमारे सामने देखिए, कंपनियों की दूसरी तिमाही की कमाई के आंकड़े हैं, बाजार के नए रुझान हैं, बिल्कुल। बड़े कॉरपोरेट सौदों की भी खबरें हैं और सरकारी नीतियों का क्या असर हो रहा है वो बातें भी हैं। काफी कुछ है आज बात करने जी के हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सारी जानकारी के ढेर से वो काम की बातें निकालें जो सच में मायने रखती हैं और ये समझने की कोशिश करें कि इन सब का बड़ा क्या है। सही। जैसे, क्या आपको पता है कि हालिया जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब ज्यादातर लोग बड़ी कारें खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। या फिर कैसे कुछ कंपनियों के मुनाफे में उम्मीद से कहीं ज्यादा उछाल आया है? चलिए, इन्हीं सब दिलचस्प पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जरूर। कुछ कंपनियों ने तो वाकई कमाल कर दिया, जैसे एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ओह हाँ, इनका मुनाफा 461% उछला है। ये तो जबरदस्त है। 461%, बहुत बड़ा जंप है ये। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एपार इंडस्ट्रीज का मुनाफा भी 30% बढ़ा है। जी, ये भी काफी अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनी वो उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। हाँ, उनके शेयर गिरे। जी बिल्कुल। और ये आंकड़े ना हमें कुछ बड़े ट्रेंड्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एपीएल अपोलो ट्यूब्स का प्रदर्शन, वो दिखाता है कि चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस करें, हाँ, तो वो फायदेमंद हो सकता है। सही कहा। और अपार इंडस्ट्रीज की सफलता वो कंडक्टर्स और केबल्स की मजबूत मांग से जुड़ी है। जाहिर है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बढ़ रहा है। हाँ, उसका असर है। जी, वही कोल इंडिया के सामने दिक्कतें थी, जैसे कमजोर बिजली मांग और कोयले का ज्यादा स्टॉक। अच्छा। एक और दिलचस्प मामला बीएचईएल का है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाँ, बीएचईएल का क्या रहा है? उनका राजस्व तो कम हुआ, लेकिन बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, मतलब काम करने के तरीके सुधार कर मुनाफा बढ़ गया। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। कम रेवेन्यू पर ज्यादा प्रॉफिट। हाँ। और कुछ कंपनियों के नतीजों ने थोड़ा चौंकाया भी, जैसे अडानी टोटल गैस। इनकी बिक्री तो बढ़ी। हाँ, बिक्री बढ़ी, लेकिन मुनाफा कम हो गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कोई अंदाजा? देखिए, ये गौर करने वाली बात है। मुनाफा कम होने के पीछे बढ़ती प्रतिस्पर्धा हो सकती है या फिर लागत में इजाफा। दोनों ही कारण हो सकते हैं। इस पर और थोड़ा विश्लेषण करना होगा। ठीक है। वहीं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ, उनका कैसा रहा? उनके मुनाफे में 45-60% की बढ़ोतरी हुई है। अरे वाह। हाँ, और ये लगता है कि हालिया जीएसटी कटौती और ग्रामीण मांग में जो सुधार हुआ है उससे जुड़ा है। अच्छा, तो जीएसटी का असर यहाँ भी? बिल्कुल। एक और बात, एनएमडीसी स्टील के नतीजों पर थोड़ी कंफ्यूजन है, मिली जुली रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? कहीं कहा जा रहा है कि घाटा कम हुआ है, कहीं ये है कि पिछली तिमाही में जो मुनाफा था उसके मुकाबले अब घाटा हुआ है। ओह। तो इसे स्पष्ट करने की जरूरत होगी। हो सकता है तुलना का आधार अलग अलग हो रिपोर्ट्स में। ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर Q2 नतीजों की कहानी ये है कि कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं जी, खासकर जो वैल्यू एडिशन या इंफ्रा से जुड़े हैं, और कुछ पारंपरिक सेक्टर या कंपनियां वो दबाव महसूस कर रही हैं। चलिए अब थोड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था के जो व्यापक रुझान है उनको देखते हैं। जीएसटी का जिक्र तो बार बार आ रहा है। हाँ, जीएसटी रैशनलाइजेशन का असर तो साफ दिख रहा है। बहुत साफ। जैसा मैंने शुरू में कहा, लोग बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट तो कहती है करीब 79% खरीदार अपग्रेड कर रहे हैं। 79%? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। लोग अब छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और पॉलिसी बाजार के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जीएसटी छूट के बाद ज्यादा कवर वाली जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जी, उनकी मांग 38% बढ़ गई है। हाँ, लोग अब ज्यादा कवरेज ले रहे हैं, शायद क्योंकि प्रीमियम थोड़ा कम हुआ होगा। बिल्कुल। और त्योहारों और जीएसटी कटौती का असर क्रेडिट कार्ड खर्च पर भी साफ है। हाँ, वो तो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच लिया है। सही। लोग खर्च कर रहे हैं। और सिर्फ ऑटो या बीमा ही नहीं, हाइडेलबर्ग सीमेंट हाँ, और बाटा जैसी कंपनियां भी जीएसटी कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दे रही हैं। जी हाँ, ये अच्छी बात है कि फायदा आगे पास ऑन किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी उम्मीद है कि इन सुधारों से साल की दूसरी छमाही में औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, उन्हें लगता है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये तो उपभोक्ता मांग के लिए अच्छी खबर लगती है ना? निश्चित रूप से ये मांग को तो बढ़ावा दे रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये बढ़ोतरी कितनी टिकाऊ है। क्या ये सिर्फ दबी हुई मांग का निकलना है जो पैंडेमिक वगैरह के बाद रुकी हुई थी, या ये एक स्थायी बदलाव है? सही बात है। और इसका महंगाई और पूरी अर्थव्यवस्था पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। और बाजार का क्या हाल है? निफ्टी 50
बाजार के बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स मार्च में जो नीचे गया था वहां से करीब 18% ऊपर आ चुका है। 18%? ये तो काफी अच्छी रिकवरी है। हाँ, बहुत अच्छी रिकवरी है। और इस तेजी में फाइनेंशियल शेयरों का बड़ा हाथ रहा है। अच्छा। जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल। अच्छा, आईटी का क्या? आईटी सेक्टर थोड़ा पीछे है, मतलब उतनी तेजी नहीं दिखाई उसने। FPIs का भरोसा भी बना हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनका निवेश आ रहा है। अच्छा, ये अच्छी बात है जी। और बाजार में क्या चल रहा है? मैंने सुना कि तांबे की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। उनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और सप्लाई की दिक्कतों के चलते अच्छा, तांबे की कीमतें अगले 1.5 साल में मतलब 50% तक बढ़ सकती हैं। 50%? बाप रे। जी। और ऑटो सेक्टर में लोग अब बड़ी गाड़ियों के साथ ईवीज में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन। हाँ, ईवीज में इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी भी जो साफ ट्रेंड है वो ये है कि लोग अब सिर्फ गाड़ी नहीं देख रहे, वो बेहतर फीचर्स, सेफ्टी और थोड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं। अच्छा। इसी से जुड़ा है डैश कैम का बढ़ता चलन। उनो मिंडा ने हाल ही में नए मॉडल भी लॉन्च किए हैं। हाँ, डैश कैम आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, ईवीज में रुचि बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बड़ा सेगमेंट बड़ी पेट्रोल या डीजल कारों का ही है। समझ गया। और रेगुलेशन के मोर्चे पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए बिल की बात चल रही है। हाँ, लगता है जल्द आ सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए रेगुलेटरी स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि ये सेक्टर सही ढंग से विकसित हो सके। बिल्कुल। साथ ही स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। वो चाइना +1 वाली बात। जी हाँ, चाइना +1 रणनीति के चलते स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को वैश्विक सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं उनसे फायदा मिल सकता है, क्योंकि कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करना चाह रही हैं। एग्जैक्टली। पंकज टिब्रेवाल जैसे विशेषज्ञ हैं, वो फाइनेंशियल, मेटल्स, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स में अवसर देख रहे हैं, जबकि आशी आनंद तो स्पेशलिटी केमिकल्स पर काफी बुलिश है। अच्छा, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां दी हैं, जैसे सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ब्रोकरेज शुल्क में कटौती का प्रस्ताव ला रही है, जो मोतीलाल ओसवाल जैसी फर्मों को प्रभावित कर सकती है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। ये तो ब्रोकरेज फर्म्स के लिए बड़ी खबर है। चलिए, अब कंपनियों की रणनीतियों और बड़े कॉर्पोरेट एक्शन पर आते हैं। यहाँ भी काफी कुछ हो रहा है लगता है। हाँ, काफी हलचल है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर वो अब लागू हो गया है। पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अब अलग अलग। जी, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। इससे उन्हें अपने दोनों बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने में मदद मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि L&T, लार्सन एंड टूब्रो, हाँ, वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उतरने पर विचार कर रही है, टाटा की तरह। अरे वाह, L&T इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये तो बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां भी अब नए तकनीकी क्षेत्रों में मौके तलाश रही हैं। ये एक मेजर डाइवर्सिफिकेशन होगा उनके लिए। बिल्कुल। रिटेल और ग्लोबल बिजनेस में भी हलचल है। रिलायंस ब्रांड्स, जी, वो इटली का फैशन ब्रांड है मैक्स एंड को, उसे भारत ला रही है 2026 में। हाँ, रिलायंस का लग्जरी रिटेल में अपनी पकड़ मजबूत करने का इरादा साफ दिख रहा है। हाँ, और इंडियन ऑयल, वो दुनिया की बड़ी ट्रेडिंग कंपनी विटोल के साथ मिलकर ग्लोबल ऑयल ट्रेडिंग के लिए जेवी बना रही है, जॉइंट वेंचर। हाँ, ये IOC विटोल जेवी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनर को ग्लोबल ट्रेडिंग में एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरी तरफ BBCL और MRPL अपनी कच्चे तेल की खरीद की रणनीति बदल रहे हैं। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? BBCL तो कह रही है कि वो दुनिया भर से तेल खरीदने को तैयार है, मतलब डाइवर्सिफाई कर रही है। अच्छा। जबकि MRPL ने कथित तौर पर रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, शायद प्रतिबंधों के डर से। तो ये कदम कंपनियों की महत्वाकांक्षा और वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की क्षमता दिखाते हैं। भारतीय तेल कंपनियां रूस पर लगे प्रतिबंधों और सप्लाई सुनिश्चित करने की चुनौती के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी में भी काफी एक्शन दिख रहा है। अडानी ग्रीन, हाँ, अडानी ग्रीन की तो बड़ी योजनाएं हैं। 17 गीगावाट क्षमता बढ़ाने की योजना है उनकी, और उनका H1 यानी पहली छमारी भी मजबूत रही है। हाँ, वो रिन्यूएबल में बहुत एग्रेसिव है। सोलेक्स एनर्जी ने भारत का पहला रियर कॉन्टैक्ट सोलर मॉड्यूल लॉन्च किया है। अच्छा, हाँ। ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। और गोल्डी सोलर को 1400 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग मिली है। 1400 करोड़? ये तो बहुत बड़ी फंडिंग है सोलर सेक्टर के लिए। हाँ, और सोलर इंडस्ट्रीज ने CSIR NAL के साथ मिलकर लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाने की साझेदारी की है। लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब वो ड्रोन वाले हथियार? हाँ, जो हवा में गश्त लगाकर टारगेट ढूंढते हैं।
अच्छा, ये डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। और ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक ने एज एआई चिप के लिए पार्टनरशिप की है। एज एआई मतलब डिवाइस पर ही एआई प्रोसेसिंग। हाँ, वही। तो ये सारे कदम भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। अदानी ग्रीन की योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं। सोलेक्स और गोल्डी सोलर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस में जारी है। ब्लू क्लाउड भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रही है। लेकिन इनॉक्स सोलर ने चीन की लोंगी के साथ 7,000 करोड़ का सौदा किया है। हाँ, ये दिखाता है कि घरेलू लक्ष्यों के साथ साथ वैश्विक टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी जरूरी है। एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ अधिग्रहण और डाइवर्सिफिकेशन की खबरें भी हैं। वरुण बेवरेजेस, हाँ, वो अब अल्कोहलिक बेवरेजेस में जा रहे हैं। सही। और हेरिटेज फूड्स ने आइसक्रीम ब्रांड गेटअवे को खरीद लिया है। अच्छा, तो ये कंपनियां ग्रोथ के नए रास्ते तलाश रही हैं अपने कोर बिजनेस से हटकर। लेकिन वेदांता के डीमर्जर का क्या हुआ? उसे सेबी से मंजूरी तो मिली थी ना? हाँ, सेबी की मंजूरी तो मिल गई है, वो एक कदम आगे है, लेकिन मामला अभी NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फिर से सुना जाएगा। ओ, तो मतलब रेगुलेटरी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है? जी नहीं, अभी वक्त लगेगा उसमें। ठीक है। अब बात करते हैं निवेश और विस्तार योजनाओं की। लगता है कंपनियां भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं। हाँ, निवेश तो जमकर हो रहा है। L&T की पावर शाखा को सऊदी अरब से 2500 से 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। वाह, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ रहा है उनका। हाँ, और गुजरात पिपावा पोर्ट ने भी 17,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया है। 17,000 करोड़? हाँ, हालांकि ये उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के विस्तार पर निर्भर करेगा, फिर भी ये बड़ी रकम है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर दिख रहा है। L&T का सऊदी ऑर्डर, गुजरात पिपावाव का MOU, साथ ही हडको ने जो 83,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। 83,000 करोड़? जी। और कॉन्कोर को वधावन पोर्ट के लिए JNPA के साथ समझौता। ये सब बड़े पैमाने पर इंफ्रा निवेश का संकेत है। और सरकार भी तो कुछ कर रही है बिजली कंपनियों के लिए। हाँ, सरकार भी बिजली वितरण कंपनियों के लिए करीब $12 बिलियन का बड़ा सहायता पैकेज लाने की योजना बना रही है। $12 बिलियन? जी, ताकि उनकी आर्थिक सेहत सुधर सके। रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारी निवेश हो रहा है ना? आपने बताया था गोल्डी सोलर। हाँ, गोल्डी सोलर को फंडिंग मिली। और भी हैं। इंसुलेशन एनर्जीज की सब्सिडियरी को राजस्थान में 232 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा। एल्पिक सोलर 2.2 गीगावाट का सोलर सेल प्रोजेक्ट लगा रही है। 2.2 गीगावाट? जी। सोलर वर्ल्ड एनर्जी को भी 802 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। प्रीमियर एनर्जीज जैसी कई कंपनियां विस्तार कर रही हैं। तो मतलब सोलर पर बहुत बड़ा फोकस है। हाँ, भारत के क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये जरूरी भी है और इसमें निवेश आ भी रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग, मारुति सुजुकी की $8 बिलियन की भारी भरकम निवेश योजना की खबर आई है। $8 बिलियन? हाँ। ये तो बहुत बड़ा निवेश है मारुति का। हाँ। ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ को लेकर काफी विश्वास है। और शायद बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी असर है। बिल्कुल, जिसका जिक्र सुजुकी के अध्यक्ष ने भी किया था। कंपटीशन बढ़ रहा है तो निवेश करना ही पड़ेगा। CG पावर भी नया स्विचगियर प्लांट लगा रही है। रामस्वरूप इंडस्ट्रीज स्टील उत्पादन बढ़ा रही है। हाँ, और रेमंड भी अपने एरोस्पेस बिजनेस का विस्तार कर रही है। रेमंड एरोस्पेस में? अच्छा जी। तो कंपनी अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं, नए क्षेत्रों में जा रही हैं, इसके अलावा फंड भी जुटा रही हैं। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल ने IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 875 करोड़ रुपए जुटाए हैं रियल एस्टेट के लिए। हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। और SBI, हाँ, SBI का क्या है? वो अपने म्यूचुअल फंड और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को भविष्य में लिस्ट करने का संकेत दे रहा है। ओह, ये तो बड़ी लिस्टिंग होंगी। बिल्कुल। तो ये सब अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक गति का संकेत देते हैं। निवेश हो रहा है, फंड आ रहा है। सही है। आखिर में एक नजर डालते हैं लीडरशिप बदलावों और शासन प्रशासन से जुड़ी खबरों पर। जी। सुज़लॉन को नए CFO मिले हैं राहुल जैन। हाँ, ये अपॉइंटमेंट हुआ है। वहीं कल्याणी इन्वेस्टमेंट और PNB हाउसिंग फाइनेंस के टॉप अधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं। और कोहेंस लाइफ साइंसेज के MD ने भी पद छोड़ा है। हाँ। देखिए, लीडरशिप में बदलाव अक्सर कंपनी की रणनीति में बदलाव का संकेत हो सकते हैं या फिर कोई आंतरिक चुनौती भी हो सकती है। सही। तो इन कंपनियों में आगे क्या होता है, इस पे नजर रखनी होगी। बिल्कुल। गवर्नेंस के मोर्चे पर HDFC बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारी, हाँ, वो 81 बॉन्ड वाला मामला। हाँ, कथित 81 बॉन्ड मिस सेलिंग जांच के चलते छुट्टी पर भेजे गए हैं।
ये रेगुलेटरी सख्ती और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के महत्व को दिखाता है। बैंकों के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और ओला इलेक्ट्रिक से जुड़े एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। अच्छा, तो वो मामला अभी चलेगा। टेक कंपनियों से जुड़े कानूनी और कर्मचारी मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया, वो भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर अभी भी पुरानी विरासती चुनौतियों से जूझ रहा है। दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने कॉलर का नाम डिस्प्ले CNAP फीचर को मंजूरी दे दी है। अच्छा, वो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन वाला। हाँ, जिसका मकसद स्पैम कॉल्स रोकना है। ये उपभोक्ताओं के लिए तो एक राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन हाँ, इसे लागू करना एक तकनीकी चुनौती जरूर होगी। बिल्कुल। और सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हाँ, ये भी बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका सरकारी खजाने और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, वो देखना होगा। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो आज यानी बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को हमने भारतीय व्यापार जगत की एक, कह सकते हैं, एक झलक देखी। जी, काफी कुछ कवर किया हमने। दूसरी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। GST बदलावों का असर साफ तौर पर दिख रहा है, उपभोक्ता मांग पर भी और कंपनियों की रणनीतियों पर भी। बिल्कुल। कंपनियां विस्तार कर रही हैं, डाइवर्सिफाई कर रही हैं, बड़े समझौते कर रही हैं। हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश हो रहा है। ये भविष्य के ग्रोथ एरियाज हैं। और लीडरशिप बदलावों से लेकर रेगुलेटरी जांच और नई सरकारी पहलों तक शासन प्रशासन के मोर्चे पर भी काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। इसका निचोड़, मतलब मोटी मोटी बात यह है कि भारतीय कंपनियां एक जटिल लेकिन साथ ही अवसरों से भरे माहौल में काम कर रही हैं। वे घरेलू मांग में सुधार का फायदा उठा रही हैं, जिसमें GST जैसे नीतिगत बदलावों का भी योगदान है, जैसा हमने देखा। हाँ। साथ ही वे भविष्य के ग्रोथ एरिया जैसे इंफ्रा, रिन्यूएबल्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इनमें भारी निवेश कर रही हैं। लेकिन उन्हें वैश्विक अनिश्चितताओं, रेगुलेटरी बदलावों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे मुद्दों से भी निपटना पड़ रहा है। ये तो है। ऐसे माहौल में लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता, वही सफलता की कुंजी नजर आती है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। इन सभी निवेशों, रणनीतिक बदलावों और उभरते रुझानों को देखते हुए अगले 2-3 सालों में भारतीय कॉर्पोरेट जगत का कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा चौंका सकता है, या कहें कि सबसे नाटकीय तरीके से बदल सकता है? अच्छा सवाल है। दबाव, या फिर कोई और ऐसा क्षेत्र है जिस पर अभी हमारी नजर नहीं गई है? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।